हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-145 शौर्य की हटके पसंद। शौर्य का विला इस वक्त लोगों से खचाखच भरा था। दिवाली के दिए पूरे विला के अंदर लगाकर विला को सजा दिया गया था। गेट पर लाइटिंग और रोशनाई की गई थी। इस वक्त सभी लड़के मिलकर गेंदे के फूलों की मालाएं बना रहे थे। घर का माहौल खुशनुमा हो चुका था। शौर्य हर किसी से जाकर मिल रहा था और उनका हालचाल पूछ रहा था। तभी अधीर और उसके बाकी के भाई शौर्य को पकड़कर नीचे बिठाते हैं और विराज हाथ में सुतली बम लेकर उसे शौर्य के सामने रखता है और कहता है, तो बेटा शौर्य, अपने भाइयों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है, तो क्या तुम हमें उसका परिचय बताओगे या फिर इस बम को तुम्हारे गोद में फोड़ दूं? ये सुनकर शौर्य भी डर जाता है, क्योंकि उन्होंने बम को उसकी गोद में यानी दोनों पैरों के बीच रखा था और अगर बम फट जाए तो शौर्य की आने वाली पीढ़ियों पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उसे दोनों तरफ से के पकड़ा हुआ था। उसके आगे उसके सभी बड़े भाई थे। शौर्य ने उन सभी को देखा और लाचारी से अपनी सांस छोड़ दी। फिर वह सभी को देखते हुए बोला, अभी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने मन बना लिया है कि शादी तो मैं उसी से करूंगा। वह एक डॉक्टर है और आर्मी के मेडिकल विंग में मेजर की रैंक पर है। मेरी उसके साथ मुलाकात मुंबई में ही हुई थी, लेकिन हमारी दोस्ती और दुश्मनी सियाचिन बेस कैंप से शुरू हुई। मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वह है कि मुझे घास नहीं डालती। तभी मयंक बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम जैसे हैंडसम लड़के अगर उसे पसंद नहीं तो फिर कौन उसे पसंद करेगा? ये सुनकर शौर्य बोला, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है मेरे भाइयों, वो सिर्फ नाम की डॉक्टर है, मगर कई बार उसने खुद आतंकवादियों को आगे बढ़कर मारा है। उसके तेवर तो किसी शेरनी से कम नहीं है। फिर सोचो, मैं कितना भी हैंडसम क्यों ना हूं, वह मुझे घास क्यों डालेगी? ये सुनकर अधीर बोला, क्या वह इतनी खतरनाक है? फिर तो मैं तुम्हारे लिए महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें उससे बचाए, क्योंकि अगर तुमने उसे प्रोपोज करने की कोशिश की तो वो कहीं तुम्हारा हाल खराब ना कर दे। ये सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। हंसी मजाक में सभी का समय अच्छे से बीत गया था। तभी शौर्य ने देखा कि वरुण की मां अपना चेहरा लटकाए बाहर की ओर देख रही थी। शौर्य ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और उनके पास जाकर बोला, भाभी क्या बात है, आप उतनी उदास क्यों है? शौर्य की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली और बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया। शौर्य ने इसे नोटिस किया। फिर वह शौर्य से बोली, कुछ नहीं शौर्य, मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तभी शौर्य कहता है, भाभी मैं किसी अपने के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे सब सच सच बताए कि क्या बात है। अगर हो सके तो मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। ये सुनकर उन्होंने तुरंत ही विनती करते हुए कहा, मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। पता नहीं वे दोनों इस वक्त किस हालत में है। हर दिवाली के त्योहार पर उनके पापा और दादा घर पर रहते थे और उनके साथ समय बिताते थे, लेकिन आज दादाजी तो है पर उनके पापा नहीं है, और वो दोनों भी आज यहाँ नहीं है। ये खालीपन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, अरे भाभी मैं उन्हें 2 मिनट में लेकर आता हूँ। आप बस मेरा इंतजार करिए, मैं अभी आया। इतना कहकर शौर्य विला के पीछे गया और गायब हो गया। जब शौर्य अपने डायमेंशन के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोनों शिष्य अपनी युद्धकला का अभ्यास एक दूसरे के साथ कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे पर दांव चल रहे थे और एक दूसरे पर बराबरी से भारी पड़ रहे थे। पहले दिन के मुकाबले आज उनमें बहुत बदलाव आए थे। बाहर की दुनिया में इतना समय नहीं बीता था, मगर अंदर की दुनिया में 1 हफ्ता हो चुका था। हर दिन की साधना और युद्धाभ्यास की वजह से उनका शरीर बदल चुका था। वे दोनों इस वक्त मणिपुर चक्र के स्तर तक पहुंच चुके थे। उनकी रफ्तार को देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लगा। ये दोनों बच्चे उसकी तरह टैलेंटेड और काबिल थे। शौर्य ने उन्हें आते ही तैयार होने के लिए कहकर उन्हें डायमेंशन से बाहर लेकर आया। दोनों बच्चे जब बाहर आए तो दौड़कर अपने माँ के गले लग गए। इसे देखकर शौर्य को भी बहुत अच्छा लगा, साथ ही उसे अपनी दादी की याद भी आई। कुछ देर बाद तरह तरह की मिठाइयाँ और व्यंजन टेबल पर सजाए गए और फिर बड़ी चाची ने सभी को अंदर आके उसका आनंद लेने के लिए कहा। शौर्य सभी के साथ मिलकर वहां चला गया और मिठाइयों का मजा लेने लगा।
उस रात सभी ने इस भोजन का आनंद लिया और एक छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी को एंजॉय किया। दूसरा दिन धनतेरस का था। इस दिन का कुछ ज्यादा ही खास महत्व था। शौर्य ने सुबह सभी को जल्दी उठाया और उन्हें नहा धोकर पूजा घर में आने के लिए कहा। जब सभी लोग पूजा घर में पहुंचे तो शौर्य ने भगवान धन्वंतरी की कलश स्थापन करके पूजा शुरू की। इस पूजा को शौर्य ने 2 घंटों तक विविध मंत्रों और जड़ी बूटियां की आहुति यज्ञ में देकर किया। पूजा संपन्न होने के बाद शौर्य ने सभी को एक रस पीने के लिए प्रसाद की तरह दिया। उसे पीते ही सभी लोग बहुत खुश हुए। उसका स्वाद बेहद अनोखा था। सभी लोगों ने उसे बारी बारी से पिया। जब दादाजी ने शौर्य से इसके बारे में पूछा तो शौर्य ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया, दादाजी ये वही सोमरस है जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है। इसे पीने के बाद आपकी आयु लंबी हो जाती है, साथ ही आप आने उम्र से अधिक जवान दिखने लगते हो। सभी ने चौंक कर शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, इसे बनाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक खास जड़ी बूटी की जरूरत होती है जो आज के समय में पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। तभी वरुण अचानक बोल पड़ता है, लेकिन सर हम जहां ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां तो ये जड़ी बूटी किसी पतवार की तरह उगती है। और वह आगे कुछ बोल पता तभी अरुण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। सोमरस की जड़ी बूटी और हमारे यहाँ उगने वाली घास में बहुत अंतर है। मेरा भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। इतना कहकर अरुण ने वरुण को आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया। तभी अधीर उन्हें देखकर शौर्य को अपनी आंखों से पूछता है। तभी शौर्य अपना गला साफ करते हुए सभी को देखकर कहता है, ये दोनों मेरे शिष्य हैं और जामवाल दादाजी के पोते हैं। फिलहाल ये दोनों मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये भी मेरे साथ ही रहते हैं। इसे सुनकर विराज की मां शौर्य की बालाएं लेते हुए बोली, ये तो बड़े गर्व की बात है कि ये दोनों तुम्हारे शिष्य बने हैं, लेकिन तुम उन्हें कौन सा विषय पढ़ाते हो? उनकी बात सुनकर विराज जो समरस बड़े आराम से पी रहा था अचानक उसे बगल में बैठे अधीर के ऊपर थूक देता है। विराज के बच्चे, हमेशा तुझे मैं ही मिलता हूँ क्या थूकने के लिए, कभी तो किसी और पर भी थूका कर। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। शौर्य भी एक गहरी सांस लेकर चाची को समझाते हुए कहता है, वो क्या है ना चाची, मैं उन्हें लड़ाई करने की ट्रेनिंग देता हूँ। ये दोनों बड़े होकर आर्मी में जाना चाहते हैं और इनके दादा चाहते हैं कि मैं उन्हें इसी बात की ट्रेनिंग दूं। शौर्य की बात सुनकर चाची का डाउट क्लियर हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर अधीर और विराज की मस्ती चालू हो जाती है। कुछ देर बाद घर के नौकर टेबल पर नाश्ता लगाते हैं। सभी लोग पेट भर नाश्ता करके लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। लिविंग रूम में सभी लोग अलग अलग बातों पर डिस्कशन करते हैं। तभी विला के मेन गेट पर एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है और सीधा विला के अंदर आती है। जब घर के गार्ड ने उसे देखा तो उसने तुरंत अंदर इन्फॉर्म कर दिया और साथ ही ये कहा कि जो लड़की आई है वह बेहद खूबसूरत है। शौर्य ने बिना सोचे उस लड़की को अंदर आने के लिए कह दिया। परमिशन मिलते ही उस लड़की ने अपनी गाड़ी से एक बॉक्स निकाला और घर के अंदर आ गई। जब उस लड़की ने देखा कि घर का मेन हॉल लोगों से भरा है, वह अपनी जगह पर जम गई। तभी उसकी नजर शौर्य पर पड़ी और वह अपने हाथ का बॉक्स शौर्य को देते हुए बोली, हैप्पी दिवाली शौर्य, ये मिठाइयाँ दादाजी ने तुम्हारे लिए खास कश्मीर से भेजी है। शौर्य ने उस बॉक्स को अपने हाथ में ले लिया और फिर उस लड़की को देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दादा तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन तुम तो मुझसे मिलने चाहती थी है ना अद्विका? ये अद्विका ही थी जो शौर्य से मिलने उसके विला आई हुई थी। जब अद्विका ने शौर्य की ऐसी बात सुनी तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने खुद पर काबू करते हुए कहा, दिन में सपने देखना बंद कर दो शौर्य, मैं तुम जैसे ठरकी लोगों को बिल्कुल घास नहीं डालती। वो तो दादाजी ने बहुत रिक्वेस्ट किया इसीलिए मैं यहाँ खुद चली आई। ओ तो ये बात है, तो ठीक है, फिर अपने दादाजी से कहना कि मैंने उन्हें भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा एक गिफ्ट अपने दादा को दे दो। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका को एक छोटा मगर खास जेट पत्थर से बना बांध दिया। फिर वह आगे बोला, अब तुम जा सकती हो क्योंकि इस वक्त मेरे परिवार वाले मुझसे मिलने बहुत दूर से आए हैं, तो मैं तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर सकता। शौर्य की ऐसी बात सुनकर अद्विका लगभग फूटने वाली थी। तभी चीफ यानी जामवाल दादाजी बोले, अरे अद्विका आओ बेटा, यहाँ अंदर आओ, दरवाजे पर ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम भी शौर्य के परिवार से मिल लो। जामवाल दादाजी की बात सुनकर अद्विका को एक स्पोर्ट मिला और वह तनकर शौर्य के सामने उसको नजरअंदाज करके अंदर चली आई। तभी घर की औरतें ने अद्विका को घेर लिया क्योंकि उसकी खूबसूरती एक अलग लेवल पर थी।
सभी औरतों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आया था। जब सभी औरतें उससे पहचान कर रही थी तभी वरुण और अरुण दोनों उसके सामने आए और दोनों ने अद्विका को दिवाली की शुभकामनाएं दी। फिर अचानक वरुण अद्विका से पूछता है, वैसे दीदी आप कब शौर्य सर से शादी करने वाली हो? अगर इस बार जब हम ट्रेनिंग को चले गए तो आपकी शादी में शायद नहीं आ पाएंगे। वरुण की बात सुनकर अद्विका शर्मा गई और बाकी औरतें का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी बड़ी चाची आगे आए और अद्विका को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपने आंखों में से थोड़ा काजल निकाला और अद्विका के माथे के बगल वाले हिस्से पर लगाया और बोली, कितनी प्यारी और खूबसूरत हो तुम, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। तभी सिया ने उत्सुकता से पूछा, वैसे अद्विका दीदी आप क्या करती है? आपको देखकर लगता है कि आप कोई सुपर मॉडल हो। इसे सुनकर अद्विका हंस पड़ी और बोली, नहीं मैं कोई सुपर मॉडल नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आर्मी में मेडिकल विंग की एक मेजर हूं। अद्विका की बात किसी बड़े बम धमाके से कम नहीं था, क्योंकि एक फूल जैसी नाजुक लड़की कैसे आर्मी में हो सकती है, ये उसके दिखावे के उलट था। तभी कशिश, सिमरन और रिया वहां पर पहुंच जाती है। उन्हें अद्विका सवालिया नजरों से देखती है। ये देखकर सिया कहती है, ये तीनों भाई के कंपनी की सीईओ है। भाई का पूरा बिजनेस ये तीनों ही संभालती है और ये तीनों भी भाई के साथ इसी विला में रहती है। ये बात सुनकर अद्विका को शौर्य पर फिर एक बार गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचती है, ये लड़का तो अपने घर के अंदर तीन तीन खूबसूरत लड़कियों को रखता है और इसके परिवार वाले इस बात पर कुछ नहीं कहते हैं। तभी वरुण की मां ने उसकी उलझन को समझा और वह बोली, इस विला के अंदर इनके अलावा शौर्य की दो बहनें, उसका भाई और उसकी होने वाली भाभी भी रहते हैं। और कुछ दिनों पहले मैं और मेरा परिवार भी यहाँ रहने के लिए आया है। वैसे भी वरुण और अरुण की ट्रेनिंग शौर्य खुद देख रहा है। जब अद्विका ने पूरी बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली। उसके चेहरे के भाव फिर एक बार ठीक हो गए। तभी विराज की मां ने हमेशा की तरह एक नो बॉल अद्विका की ओर फेंक और बोली, बेटा क्या तुम सच में हमारे शौर्य के साथ शादी करना चाहती हो? इस नो बॉल पर छक्का मारते हुए अद्विका शर्माते हुए बोली, अभी इस बात पर मैंने कुछ सोचा नहीं है। तभी येशिका बोली, अगर तुम सच में शौर्य को पसंद करती हो तो जल्द से जल्द इस बात को फाइनल कर लो, वरना शौर्य किसी और को ही हमारी देवरानी बनकर लेकर आएगा। क्योंकि कल रात को वह एक और लड़की पर लाइन मार रहा था। वो विंग से बिलोंग करती है। ये सुनकर अद्विका तुरंत सख्ते में आ गई। उसे अच्छे से पता था कि विंग का मतलब रॉ से होता है और शौर्य इस वक्त रॉ की एक लड़की पर डोरे डाल रहा है। अगर उसने और देर लगा दी तो वह एजेंट शौर्य को उससे छीन लेगी। ये सोचकर ही उसका सिर चकराने लगा। तभी दूसरी ओर शौर्य को एक अनजान नंबर से फोन आता है जिसे वह पहले नहीं उठाता, मगर उस नंबर से उसे बार बार फोन आता है तो शौर्य आखिर में परेशान होकर उसे उठा लेता है। फोन उठाते ही शौर्य कुछ बोलना चाहता था, मगर तभी दूसरी ओर से एक गुस्से भरी आवाज आती है, क्या तुम शौर्य हो? ये सुनकर शौर्य एक बार उस नंबर को देखता है, फिर कहता है, जी हाँ बोलिए क्या बात है। तभी दूसरी ओर से कड़क आवाज आती है, बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी आलिया के कमर में हाथ डाले और उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम अभी के अभी आलिया से माफी मांगो अपनी हरकतों के लिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी शौर्य उसका जवाब देते हुए कहता है, अबे ओ चिलगोज, ज्यादा शाना समझता है क्या तू खुद को? आलिया के बारे में मुझे धमकाने वाला तू होता कौन है बे? कौन है ये आदमी जिसने शौर्य को फोन लगाकर धमकी दी है? क्या करेगा शौर्य इस आदमी के साथ? क्या निर्णय लेने वाली है अद्विका आज?